नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। राजधानी लाइव में वो खबर जो सीधा आपसे सरोकार रखती हैं, जो कि सुर्खियां बनी रहती हैं, दिन भर की बड़ी खबरें राजधानी लाइव में होती हैं। जी हां, आपको बता दें कि ये वो खबरें हैं जो सीधे तौर पर सुर्खियां बटोरेंगी पूरा दिन। चंडीगढ़, देहरादून, भोपाल, मुंबई और रायपुर, ये बड़ी खबरें हम अलग अलग राज्यों से आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो किसान केंद्र पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि किसी भी तरह से ये कानून जो लेकर आया गया किसानों के लिए, इसको वापस लिया जाए और नया कानून बनाया जाए। देहरादून की अगर बात की जाए तो देहरादून को लेकर आपको ये बता दें कि उत्तराखंड में अब 10वीं और 12वीं के स्कूल खोले जाने की तैयारी है। कोरोना महामारी के बीच बंद पड़ी स्कूली व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि आपको ये बता दें कि 10 और 12वीं के स्कूल अब 1 नवंबर से खोलने पर सहमति बनी है। भोपाल की अगर बात की जाए तो चुनाव को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। उपचुनाव को लेकर साथ ही आपको बता दें 28 सीटों पर उपचुनाव होना है और उसमें अब खूनी संघर्ष भी शुरू हो गया है। तो मुरैना में विधानसभा तिमरी की अगर बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के भाई पर जानलेवा हमला होता है और ये आरोप लगता है सीधा इंस्पेक्टर पर, थाना प्रभारी पर। हालांकि रातों रात फिर उस पर कार्रवाई भी हुई और उसे निलंबित भी किया गया, सस्पेंड किया गया इंस्पेक्टर को, लेकिन माहौल गर्माता हुआ नजर आया। मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई में अनलॉक 5 के तहत नए नियमों में अब आपको ये बता दें कि थोड़ी शिथिलता बरती गई है, ढील दी गई है। जाहिर तौर पर अब मेट्रो की व्यवस्था मिलेगी, सिनेमा हॉल खुल जाएंगे, लेकिन स्कूल और मंदिर पूरी तरह से अभी बंद रहेंगे। रायपुर की अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ की राजधानी, तो यहाँ पर भी किसान कानूनों का लगातार विरोध किया जा रहा है किसानों के द्वारा। भूपेश सरकार अब विशेष सत्र बुलाकर, आपको बता दें कि विशेष सत्र के दरमियान एक नया ऑर्डिनेंस पंजाब की तर्ज पर लेकर आएगी और सीधे तौर पर यह बताया जाएगा कि हम केंद्र के द्वारा लाए गए इन कानूनों को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। तो चंडीगढ़ और रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ में वही स्थिति देखने को मिल रही है कि यहाँ पर किसान कानूनों का विरोध हो रहा है। अब चलिए इन खबरों को विस्तार से समझेंगे। और सबसे पहले बात होगी चंडीगढ़ की। जी हां, केंद्र के साथ मीटिंग का बहिष्कार करने के बाद पंजाब की किसान जथेबंदियां अब आपको बता दें कि चंडीगढ़ में अगली रणनीति निर्धारित करने को लेकर एक बड़ी बैठक करने का फैसला ले चुकी हैं। इस बैठक में अगली रणनीति तय की जाएगी कि किस ढंग से केंद्र पर दबाव बनाया जाए। आपको ये बता दें कि केंद्र पर दबाव बनाने के उद्देश्य से पंजाब की कैप्टन सरकार भी 19 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है, जिसमें इन कानूनों को पंजाब में लागू न करने को लेकर प्रस्ताव पास किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र की ओर से लगातार पंजाब के किसानों से बातचीत करने के लिए, इन किसानों से मीटिंग करने के लिए, बैठक करने के लिए लगातार प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, निमंत्रण दिए जा रहे हैं, लेकिन किसान जो हैं किसी भी तरह की मीटिंग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि किसानों की सीधी सी मांग है कि हम तभी इस मामले में बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे जब शीर्ष नेतृत्व यानी कि या तो कृषि मंत्री खुद हमारे साथ बैठक करें या फिर प्रधानमंत्री हमें खुद बुलाकर इस मामले पर हमारी पीड़ाओं को सुने, हमारी तकलीफ़ों को सुने और बताएं भी कि आखिर कैसे आप मानते हैं कि ये जो कानून लाया गया है ये किसानों के हित में है। तब कहीं जाकर बातचीत होगी, उसके पहले किसी भी तरह की कोई बात नहीं होगी। और यही वजह रही कि केंद्र की ओर से मिले मीटिंग के निमंत्रण को सीधे तौर पर बहिष्कृत कर दिया गया, किसानों के द्वारा इसका बहिष्कार कर दिया गया। चंडीगढ़ लिए चलेंगे, विनीत कपूर हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट के साथ। विनीत, किसान किसी भी तरह से इस पूरे आंदोलन को पीछे ले जाने के मूड में नहीं है। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए, अगर या तो कृषि मंत्री या प्रधानमंत्री हमें बुलाते हैं और हमारी बातें सुनते हैं, तब तो हम जाकर कुछ अपनी मांगे रखें, कुछ अपनी बातों को रखें। बाकी कितने भी बुलावे आए केंद्र से, किसी में भूमिका अदा नहीं करेंगे किसान पंजाब के। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से केंद्र की तरफ से कल भी किसानों की एक बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक के अंदर किसानों को उम्मीद थी कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जो हैं वो उनके साथ शिरकत करते हुए नजर आएंगे और इस समस्या का हल निकलेगा। और सबसे पहले अगर विवादित पॉइंट्स की बात करें, उनके ऊपर चर्चा होती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से इस बैठक के अंदर केवल अधिकारी शामिल होते नजर आए, कृषि सेक्रेटरी जो हैं वही इस बैठक का हिस्सा बनते हुए नजर आए, जिसका विरोध जो है वो किसान जत्थेबंदियां बड़े लेवल पर करती नजर आई।
क्योंकि वो ये कहते थे कि अगर प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री जो है वो मीटिंग का हिस्सा होंगे तो फिर बात जो है वो सिरे चढ़ती नजर आएगी। लेकिन अधिकारी जो हैं वो सिर्फ कानून के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इसी वजह से उन्होंने बायकॉट किया उस मीटिंग का। मीटिंग के बाद उन्होंने बाहर आकर कानून की कॉपियां तक फाड़ी और जम के केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और आज इसी क्रम में पंजाब की जो 30 किसान जत्थेबंदियां हैं वो सुबह 11 बजे किसान भवन के अंदर एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें आगामी जो आंदोलन है उनकी रणनीति तैयार की जाएगी कि किस ढंग से केंद्र पर दबाव बनाने को लेकर रणनीति तैयार करनी है। क्योंकि लगातार केंद्र पर दबाव बनाने के लिए पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे अन्य राज्य हो, वहां पर प्रदर्शनों का सिलसिला जो है वो जारी है। प्रदर्शन जिस तरह से रेलवे रोक कर किए जा रहे हैं, हाईवे जाम करके किए जा रहे हैं, तो अब और ज़्यादा कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन तीव्र होते नजर आएंगे। बीजेपी नेताओं तक के घेराव होते हुए नजर आएंगे, उनका बहिष्कार भी होता हुआ नजर आ सकता है। जिस तरह की रणनीति किसान स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसान ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि वो टेबल टॉक के माध्यम से इस समस्या का हल करने के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन केंद्र की मंशा नहीं है कि कानूनों में किसी तरह का बदलाव किया जा सके। इसी वजह से केवल अधिकारी जो है उसी को इस बैठक में बुलाया गया और अधिकारी के द्वारा भी केवल कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। विवादित मुद्दों पर कोई स्पष्टीकरण किसानों को नहीं दिया गया, जिस वजह से किसान जो हैं इस मीटिंग का बहिष्कार करके बाहर निकले। जी, चंडीगढ़ में अब आगे की रणनीति पर विचार विमर्श होगा। तमाम जत्थेबंदियां अब आगे की रणनीति बनाएंगे। विनीत, बिल्कुल। देखिए, आज 11 बजे चंडीगढ़ के किसान भवन के अंदर ये बैठक बुलाई गई है। 11 बजे बैठक होगी और इस बैठक के अंदर आगे की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी, क्योंकि सीधे तौर पर अब जो सभी की सभी किसान जत्थेबंदियां हैं वो पंजाब आ चुकी हैं। तकरीबन 30 किसान जत्थेबंदियों की आज यहाँ पर बैठक होगी और उस बैठक के अंदर प्रॉपर फैसला लिया जाएगा कि किस तरह की रणनीति आगे शुरू करनी है। क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें, शंभू मोर्चा जो है वो शंभू बैरियर पर लगा हुआ है। इसी तरह से पंजाब के विभिन्न इलाकों के अंदर धरना प्रदर्शन किसानों के जारी हैं। इसके अलावा किसान जो हैं विभिन्न रेलवे ट्रैक के ऊपर भी धरना प्रदर्शन करते हुए रेलवे को ब्लॉक किए हुए हैं। तो ऐसे में अगली रणनीति और तीव्र होती नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से कैप्टन सरकार की तरफ से भी जो विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया गया है, 19 अक्टूबर को विशेष सत्र होगा, तो इसमें भी इन कानूनों को लेकर चर्चा होगी और कहीं ना कहीं ये कानून जो हैं इनको पंजाब में लागू ना किया जाए, इसको लेकर भी कोई प्रस्ताव जो है वो पंजाब में पास किया जा सकता है। जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर। और विशेष सत्र बुलाने की बात कही जा रही है कैप्टन सरकार के द्वारा कि विशेष सत्र बुलाकर एक ऐसी व्यवस्था लाई जाएगी कि हम केंद्र के इन कानूनों को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। इसकी तैयारी है। बिल्कुल। देखिए, सीधे तौर पर पंजाब की कैप्टन सरकार की बात करें तो पूरी तैयारी कर चुके हैं और उनके जो कानूनी विशेषज्ञ हैं वो भी लगातार सरकार के साथ तालमेल कर रहे हैं और एक इस तरह का एक्ट जो है वो विधानसभा में पास हो सकता है कि जिसके बाद ये जो कानून है ये पंजाब में लागू होते ही नजर ना आए। तो इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। इसी वजह से जो विधानसभा का विशेष सत्र 19 अक्टूबर को बुलाया गया है उसके अंदर इन तमाम मसलों पर चर्चा होगी और उसके बाद देखने वाली बात रहेगी कि पंजाब सरकार इस दिशा में अगला क्या कदम उठाती है और उस कदम के आधार पर आने वाले दिनों में इन कानूनों को लेकर किस तरह के फैसले लिए जाते हैं। जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर। और ऐसे में विपक्ष भी देखिए, इस विशेष सत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बुलाने में दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो किसानों के हक के लिए ये विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है अमरिंदर सरकार। और ऐसे में तो आम आदमी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है पंजाब में, वो भी सहमति जता रही है। देखिए, विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दल चाहे कोई भी मसला हो उसके ऊपर ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। राजनीति भी होती नजर आती है और जिस तरह से कल कैप्टन सरकार की तरफ से एक दिन का विशेष सत्र बुलाने का फैसला कैबिनेट में लिया गया, तो उसके तुरंत बाद विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो प्रतिक्रम है वो आने शुरू हो चुके थे। जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो है वो ये कहते हुए नजर आ रही है कि केवल किसानों के मसले पर नहीं, अन्य मसलों पर भी चर्चा होनी ज़रूरी है। श्रोमणी अकाली दल का भी कुछ यही तर्क है। तो ऐसे में वो जरूर कह रहे हैं कि एक दिन का सेशन आपने जो बुलाया उसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन इस सेशन की अवधि को तकरीबन 10 दिन करने की जरूरत है ताकि अन्य मसलों पर भी चर्चा हो सके। यानी समय सीमा जो है उसको बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है और जिस तरह से इस मांग को लेकर विपक्षियों का कल प्रतिक्रम आ चुका है, तो आने वाले दिनों में जो विधानसभा का विशेष सत्र होने वाला है वो भी हंगामेदार रह सकता है, चाहे समय को लेकर या अन्य मसलों को लेकर। जी विनीत, देखिए ऐसे में जब कोई भी आंदोलन होता है तो जाहिर सी बात है आम आदमी पर उसका असर जरूर पड़ता है।
फिर चाहे उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो या फिर आवागमन की। ऐसे में जब ये लगातार टोल नाके और रेलवे ट्रैक पर किसान जो हैं अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको बाधित किया जा रहा है, तो बाकी आम जनमानस पंजाब का जो है, जिसको आवागमन भी करना है और तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं उसकी, जिनसे वो पहले से ही जूझ रहा है कोविड की वजह से, उनको किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, आम जनमानस की बात करें तो जिस तरह से विभिन्न जो रेलवे ट्रैक हैं उनको ब्लॉक किया गया है, तो पंजाब से बाहर जाने वाले जो लोग हैं उनको ज़रूर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से पंजाब में जो दूर दराज से ट्रेनों के माध्यम से लोग पंजाब में आना चाहते हैं, क्योंकि प्रवासी लेबर की बात करें तो इस बार प्रवासी लेबर का दोबारा से पंजाब में आगमन का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन जिस तरह से अंतर्राज्य स्तरीय बस सेवा जो है वो पंजाब में अभी तक नहीं पूरी तरह से चल पाई है, तो ऐसे में उनको पहले हरियाणा पहुंचना पड़ता है, हरियाणा से पैदल मार्च करते हुए पंजाब जाना पड़ता है, पंजाब से फिर पंजाब के लिए बस लेनी पड़ती है। तो इस तरह से जो प्रवासी लेबर है वो ज़्यादा प्रभावित होती नज़र आ रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से आम जनमानस की बात करें तो जब मेन हाईवे ब्लॉक होते हुए नज़र आते हैं, जब मेन कह सकते हैं कि रोड जो हैं वो ब्लॉक होते हैं, तो जो डेली अपने वाहनों के माध्यम से अपने गंतव्य स्थान तक जाने वाले लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल पूरे के पूरे पंजाब के अंदर जिस तरह का गतिरोध देखने को मिल रहा है, जिस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है, उसमें आम लोग जो हैं वो भी कहीं ना कहीं किसानों को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। मुलाजिम वर्ग जो है वो किसानों को सपोर्ट करता नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब का मूल व्यवसाय ही कृषि है। यहाँ के तकरीबन 80 से 85% लोग जो हैं वो खेती करते हैं। तो ऐसे में ये सभी लोग जो हैं वो इन कानूनों का विरोध करते नजर आ रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं जो लोगों को परेशानी हो रही है उसको लोग भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते नजर आ रहे हैं, और किसान जत्थेबंदियां भी अपने जो ये आंदोलन है इनको और ज़्यादा तेज़ करती नजर आ रही हैं। जी विनीत, ये जानकारी और दें दर्शकों को कि रेलवे ट्रैक बाधित हैं, तो पंजाब आने वाले जो तमाम लोग हैं जो बाहर फंसे हुए हैं, अब देखिए कोविड 5 की वजह से, माफ़ कीजिएगा, कोविड की वजह से जो अनलॉक 5 अब किया गया, तो उसमें तमाम सारे नियमों में छूट दी जा रही है। फिर चाहे मुंबई में रहने वाले पंजाब के लोग हों, वो भी आना चाहते हैं अपने घर, तो वो लोग कैसे आ सकते हैं और कहाँ तक उनको ट्रेन की व्यवस्था है? देखिए, ट्रेन की अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो हरियाणा में कुछ जगहों पर रेलवे ट्रैक जो हैं वो खुले हुए हैं। हरियाणा में अंबाला कैंट तक लोग जो हैं वो बड़े आसानी से आ सकते हैं। अंबाला के बाद उनको अन्य स्थानों पर जाने के लिए बस सेवा का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन पंजाब की बात करें तो पंजाब में तो रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित है। जिस तरह से अगर हम पंजाब से हरियाणा की तरफ जो रेल मार्ग जाते हैं या फिर हरियाणा से जो पंजाब की तरफ रेल मार्ग आते हैं, उसमें बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर ही किसान जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। अगर हम बात करें लालड़ू की बात करें तो लालड़ू जो है वो बॉर्डर पॉइंट माना जाता है पंजाब और हरियाणा का। तो लालड़ू में रेलवे ट्रैक के ऊपर ही लोग जो हैं वो धरना देते हुए नज़र आ रहा है। किसानों ने 24 घंटे का वहाँ पर धरना लगाया हुआ है। इसी तरह से राजपुरा की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरह के धरने लगते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी दिल्ली से जो अमृतसर जाने वाली रेल सेवा है वो इस वजह से पूरी तरह से बाधित होती नज़र आ रही है। तो अगर कोई पंजाब में रेल के माध्यम से सफ़र करना चाहता है तो उसके लिए ये सफ़र जो है वो काफ़ी कठिनाइयों भरा रह सकता है, क्योंकि ये जो ट्रेनें हैं इनको पहले ही रद्द कर दिया गया है। तकरीबन 26 से 27 जो हरियाणा से चंडीगढ़ की तरफ ट्रेनें हर रोज़ पलायन करती हैं उनको रद्द किया गया है। पंजाब की तरफ जो ट्रेनें पलायन करती हैं दिल्ली से या फिर हरियाणा से, उनको रद्द कर दिया गया है। यानी रेल सेवा तो पूरी तरह से इस एरिए के अंदर बाधित होती नज़र आ रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि बस सेवा और इसके अलावा प्राइवेट व्हीकल जो हैं वो बड़े लेवल पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। जी, रेलवे ने इस दरमियान कोई कार्यक्रम जारी किया है, कुछ बताया है कि जितनी ट्रेनें पंजाब के लिए चालू की गई थी, कोविड स्पेशल ट्रेन हो या विशेष तौर पर वो ट्रेनें जिनको पंजाब में अभी मंजूरी मिली थी, कुछ ट्रेन जब कोरोना काल में बंद होने के बाद जब शुरू हुई, तो ऐसे में रेलवे ने कोई कार्यक्रम जारी किया विनीत, और ये बताया गया कि अभी तक जो ट्रेनें चाहे वो मुंबई से चलकर आती हों या फिर अन्य राज्यों से चलकर आती हों, वो पंजाब जाने वाले यात्रियों को वहाँ तक छोड़ेंगी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अंबाला तक व्यवस्था है, क्या वो ट्रेनें लगातार आ रही हैं अंबाला? देखिए, सीधे तौर पर अंबाला तो ट्रेनें आ रही हैं, लेकिन अंबाला से आगे आती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। इसी वजह से रेलवे ने जो ये ट्रेन सेवा है इसको इन रूट्स पर पूरी तरह से बंद कर दिया है, रद्द कर दिया है। ना तो यहाँ पर किसी की बुकिंग की जा रही है, ना ही यहाँ पर जो लोग सफ़र करने वाले हैं उनको कहा जा रहा है कि ये रेल सेवा कब यहाँ पर खुलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि
अभी अनिश्चितकालीन तौर के लिए किसान जो हैं वो रेलवे ट्रैक पर हैं। जब तक किसान रेलवे ट्रैक खाली नहीं करेंगे तब तक ये रेल सेवा जो है ये शुरू होती हुई नज़र नहीं आएगी। तो ऐसे में रेलवे कहीं ना कहीं इस दिशा में विचार कर रहा है। केंद्र के साथ भी, पंजाब सरकार के साथ भी लगातार तालमेल बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ये रेल सेवा जो है वो शुरू की जाए। क्योंकि अगर हम कल्ले पंजाब की बात ना करें बल्कि अगर हम हिमाचल की भी बात करें तो जिस तरह से कई रेलगाड़ियां जो हैं वो हिमाचल के अंदर, या फिर भारत पाकिस्तान बॉर्डर की बात करें, भारत चाइना बॉर्डर की बात करें, तो वहाँ पर भी रसद पहुँचाने का काम करती हैं। तो ऐसे में सैनिकों के पास वो रसद पहुँचे, एम्यूनेशन पहुँचे, इसकी व्यवस्था किस ढंग से की जाए, इसको लेकर लगातार विचार किया जा रहा है। क्योंकि बॉर्डर के ऊपर लगातार तनाव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। साथ साथ पंजाब की कैप्टन सरकार जिस तरह से लगातार ये कहती नजर आ रही है कि कोयले के भंडार जो हैं वो विभिन्न थर्मल प्लांट्स के अंदर खाली होते जा रहे हैं। इसके अलावा यूरिया की बात करें, उसकी पूरी तरह से कमी हो चुकी है। तो ऐसे में इस दिशा में भी विचार किया जा रहा है कि ब्लैकआउट की सिचुएशन भी देखने को ना मिले, समय पर किसान जो हैं फसलों की बिजाई भी कर सके और किसानों का जो प्रदर्शन है वो भी शांतिपूर्वक चल सके। लेकिन फिलहाल आज जो किसानों की 11 बजे बैठक होने वाली है, इसमें अगली रणनीति पर फैसला होगा कि क्या जो ये रेलवे ट्रैक के ऊपर किसान बैठे हैं इनका प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा या फिर इसको वापस लिया जाएगा। क्योंकि कैप्टन सरकार की कमेटी भी लगातार प्रयास कर रही है कि जो ज़रूरी सामान की ट्रेनें हैं, यानी जो मालगाड़ियां हैं, उनको रूट पे चलने दिया जाए। इस बात का आग्रह भी किसानों से किया जा रहा है। लेकिन आज किसानों की जो बैठक है उसके अंदर अंतिम फैसला क्या होगा ये अहम रहने वाला है। जी बिल्कुल, किसान किसी भी तरह का मूड ये नहीं बनाकर बैठे हैं कि नहीं नहीं हम बाकी ट्रेनों को आने देंगे, यानी कि मालगाड़ी को आने देंगे और बाकी विशेष ट्रेनों को, जो यात्री ट्रेनें हैं उनको नहीं आने देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब रेलवे ट्रैक बाधित है तो फिर बाधित है। किसान अड़े हुए हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि कैसे भी इस कानून को, जो किसान विरोधी कानून लेकर आया गया है, इस पर अमल हो या फिर इस कानून को वापस लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए विनीत, बहुत धन्यवाद। और अगली खबर का रुख करेंगे। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है छत्तीसगढ़ सरकार। जी हां, सरकार किसानों के लिए नया कानून लेकर आने वाली है। अब आपको पूरी खबर बताते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में नए कृषि कानून बनाने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। विधानसभा का विशेष सत्र 14 नवंबर से पहले बुलाए जाने के संकेत दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 8 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में ये तय कर लिया है कि छत्तीसगढ़ सरकार का प्रदेश के किसानों, मजदूरों और गरीब तबकों के लिए नया कृषि कानून लाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों का विरोध किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो सरकार लगातार विरोध कर रही है। भूपेश सरकार ने केंद्र सरकार के नए बिल को शुरू से ही किसान विरोधी करार दिया है। अब सरकार प्रदेश के किसानों के हित में नए कानून विधानसभा के विशेष सत्र में पास कराएगी। साथ ही कांग्रेस शासित कांग्रेस राज्यों के मुख्यमंत्रियों का मानना है कि केंद्र द्वारा थोपा गया बिल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाएगा और किसानों को नहीं पहुंचाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो नया कृषि कानून बनेगा वह प्रदेश के किसान, गरीब और मजदूरों के हित को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। ऐसे में छत्तीसगढ़ में अब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी है और इसी सत्र में नया कानून छत्तीसगढ़ में खुद सरकार बनाएगी। तो विशेष सत्र बुलाने की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार की। सीधा रुख करेंगे रायपुर का। परमेश्वर लहरे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। परमेश्वर, पंजाब में भी देखिए कैप्टन सरकार विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी संकेत दे दिए हैं, यानी कि जितनी भी कांग्रेस शासित राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वो सीधे तौर पर इस कानून का विरोध कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का हम बात करें तो भूपेश बघेल सरकार ने शुरू से ही इस कानून का नए कृषि कानून का विरोध उन्होंने शुरू से ही किया है। और उन्होंने कहा है कि किसान विरोधी बिल है, इस बिल को हम नहीं स्वीकारेंगे और इसका पुरजोर विरोध शुरू से ही किया जा रहा है। 8 अक्टूबर को उन्होंने एक विशेष कैबिनेट का बैठक बुलाया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नए कानून कृषि बिल बनाया जाएगा जिसपे विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है और वो दीपावली के पहले इस सत्र को बुलाने के मूड में है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर से धान खरीदी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने दीपावली के पहले विशेष सत्र बुलाने की बैठक बुलाने की है।
परमेश्वर, एक ये बताइए, ये वाकई में जरूरी है या फिर भूपेश सरकार की भी मजबूरी है? नहीं, बहुत ही जरूरी इसलिए लग रहा है क्योंकि ये 3 नए कानून हम्म। कृषि सुधार कानून आए हैं, उसमें उसको अगर देखा जाए हम्म। तो मार्केट में जो समर्थन मूल्य की जो बातें हो रही है, हम्म। वो कहीं ना कहीं समर्थन मूल्य नहीं मिलने की आशंका जताई जा रही है, हम्म। और उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम्म। बिल्कुल, एमएसपी को लेकर वहाँ का जो किसान है, छत्तीसगढ़ चूंकि धान का कटोरा है परमेश्वर, जाहिर सी बात है एक बड़ा कृषि उत्पादन जो है वो धान के क्षेत्र में होता है, कृषि के क्षेत्र में होता है, फिर चाहे वो आदिवासी वनांचल की बात हो या फिर अन्य जो स्थान है वहाँ की। ऐसे में छत्तीसगढ़ का जो किसान है वो क्या मांग कर रहा है? ऐसा तो नहीं कि किसान को कुछ मालूम ही नहीं हो और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से सियासी फसल को काटने में लगी हों? राजनीति पार्टी के साथ साथ में किसान संगठन भी सड़क पे उतरे हैं। किसान संगठन के लोग भी मांग कर रहे हैं, इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हम्म। इसको ध्यान में रखते हुए भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में नए कृषि कानून लाने की कवायद में जुटे हुए हैं, हम्म। और ये दीपावली का बड़ा एक तोहफा होगा किसानों के लिए। हम्म। सुनील जी, अगर हम बात करें चुनाव के पूर्व की, तो हम्म। कांग्रेस की मैनिफेस्टो में स्पष्ट तौर पे उन्होंने अपना घोषणा पत्र में लिखा हुआ है हम्म। कि छत्तीसगढ़ में 2500 प्रति क्विंटल के दर से हम धान खरीदी करेंगे। हम्म। उन्होंने उसमें खराबी 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी। हम्म। ऐसे में सरकार नहीं चाहेंगे कि उनका मैनिफेस्टो का जो मंशा है वो कहीं वो न कहीं असफल करा है। तो इसे इन तमाम बातों को लेकर भूपेश सरकार जो है गंभीरता नजर तो आ आ रहे हैं, हम्म। और विशेष सत्र की तैयारी भी कर रहे हैं। हम्म। 8 अक्टूबर को उन्होंने 5 मंत्रियों का एक सदस्य हाई पावर कमेटी का टीम भी गठित, जो कृषि कानून का मसौदा भी तैयार कर चुके हैं। परमेश्वर, देखिए, पंजाब में तो रेल रोकी जा रही है, हाईवे जाम किए जा रहे हैं, किसान लगातार आंदोलन कर रहा है। छत्तीसगढ़ में क्या ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है? नहीं, इस तरीका से आंदोलन यहाँ पे नहीं चल रहे हैं। हम्म। और अगर हम छत्तीसगढ़ का बात करें तो कांग्रेस ही सबसे ज्यादा मजबूती से इस बिल का विरोध कर रहे हैं, हम्म। और छिटपुट ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे संगठन के लोग भी, किसान लोग भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन रेल रोकने जैसे ये पंजाब जैसे यहाँ पे विरोध नहीं हो रहा है। परमेश्वर, देखिए, ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है कि मजबूरी या जरूरी, क्योंकि मोदी सरकार लगातार इस बात को कह रही है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बात को कह रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री कई मौक़ों पर इस बात को कह चुके हैं, चाहे वो बिहार की योजनाओं की घोषणा के एवज में हो या कई मौक़ों पर ये कह चुके हैं कि देखिए, हमने जो कानून लेकर आए हैं किसानों के लिए, ये किसान को आज़ादी देगा, ये किसान की बेड़ियां तोड़ेगा, ये किसान को उसकी मन मर्जी के मुताबिक उसका हक देगा, किसान बंधन से मुक्त होगा। तो बाकी राज्यों में जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां तो ऐसा आंदोलन भी देखने को नहीं मिल पा रहा है। वही मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आलाकमान से ये कि नहीं किसान कानून का विरोध किया जाए, दिल्ली से जब एक आवाज़ उठती है सदन से, और उसके बाद जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, विपक्षी दल हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, और आप खुद इस बात को मानते हैं, देख रहे हैं कि किसान तो अपनी फसल काटने में लगा है क्योंकि धान की फसल पककर तैयार है, लेकिन कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता वो टोल नाकों पर बैठे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर में प्रदर्शन कर रहे हैं। परमेश्वर जी, किसान तो अभी छत्तीसगढ़ का हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी धान का कटाई शुरू नहीं हुई है, और अभी धान कटाई में अभी समय है, अभी 15 से 20 दिन लग जाएंगे। और छिटपुट जो छोटा किस्म के जो धान है वो छिटपुट जो कटाई हो रही है, लेकिन अधिकांश जो धाने हैं 15 से 20 दिन में पक के तैयार होंगे, और 15 से 20 दिन में किसान अपने कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे। तो ऐसे में अभी सरकार भी चाह रही है कि किसान के व्यस्त होने के पहले हम इस कृषि कानून को, नए कृषि कानून का सुधार बिल हम ले आए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यही वजह है कि विशेष सत्र बुलाने की बात कही गई है।
बहुत शुक्रिया परमेश्वर लहरे आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और ये बताने के लिए कि देखिए छत्तीसगढ़ में किस तरह से भूपेश सरकार जो है वो किसानों के लिए मसीहा बनकर खड़ी हो रही है और कह रही है कि केंद्र ने जो कानून पारित किए हैं, जो पास किए हैं, उनको हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। हम अपने विशेष सत्र में खुद का छत्तीसगढ़ के लिए किसान, गरीब और मजदूरों के लिए कानून बनाएंगे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। अब बात होगी उत्तराखंड की। जी हां, अगले माह यानी कि 1 नवंबर से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। राज्य की कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। स्कूल खोलने के इस फैसले की जानकारी देते हुए उत्तराखंड राज्य के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए 1 नवंबर 2020 से स्कूल खोलने का फैसला किया है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते स्कूलों को खोलने में कई महीनों की देरी हो चुकी है और ऐसे में स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद पड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, अब धीरे धीरे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और एक लंबे अरसे बाद स्कूलों यानी कि छात्रों के भविष्यों को देखते हुए स्कूलों को खोलने की व्यवस्था भी की जा रही है। देहरादून लिए चलेंगे, प्रतीक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सीधा। प्रतीक, नया स्वरूप होगा, नए स्वरूप में स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी में है। हालांकि 10वीं और 12वीं के स्कूल खोलने के लिए कैबिनेट में मंजूरी मिली है। किस तरह से देखा जाए इस फैसले को और क्या कुछ नियम रहेंगे? बिल्कुल सुनील, 15 तारीख से जो स्कूल और कॉलेज खुलने हैं उसको अब 10 तारीख को बढ़ा दिए गए। कल कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें तमाम सारे जो निर्णय लिए गए, स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आपको बता दूं 1 नवंबर से ये स्कूल 10वीं और 12वीं के क्लास के स्कूल खोलेंगे। हालांकि एक कक्षा 1 से लेकर 9वीं तक के जो स्कूल हैं कर दिया गया, उनको अभी नहीं खोला जाएगा। फिलहाल तमाम तरह की जो गाइडलाइन ये भी कहा गया है जारी होनी है विभाग से, जिसकी सारी चीज सामने लाया जाएगा कि किस तरीके से सिटिंग व्यवस्था होगी, क्या कुछ कोविड-19 को लेकर गाइडलाइंस तय करनी है। फिलहाल आपको बता दूं फुल फीडबैक दी गई जिला अधिकारियों के साथ साथ और शिक्षा अधिकारी हैं के साथ फीडबैक में तमाम तरह के जो होने थे उसको लेकर ये फीडबैक आई थी। साथ ही अभिभावकों और प्रबंधकों की ये फीडबैक थी जिसमें 60% की हामी भरी गई। इसके बाद स्कूल खोलने की तैयारियां की गई हैं। साथ ही आपको बता दूं 15 तारीख के खुलने की तैयारी तमाम गार्डन है या गतिविधियां खोलने की लेकर जो एसएपी जारी आज से सिनेमा घर भी खोलने जाते हैं। प्रतीक, जरा ये स्पष्ट करें कि ये 10वीं और 12वीं के स्कूल जो है क्या 15 तारीख से खुलने थे या 15 तारीख से खुल रहे हैं? और जो नौनिहालों के बच्चों के जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो स्कूल हैं, उनको 1 तारीख से खोला जाएगा? चूंकि दर्शकों तक तकनीकी कमी की वजह से वो स्पष्ट तौर पर क्लियर नहीं हो पाया। बिल्कुल सुनील, फिलहाल 15 तारीख से ये स्कूल खुलने थे, जिसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से फीडबैक नहीं आ रही थी और साथ ही तमाम जो जिलाधिकारी के साथ फीडबैक आ रही थी। फिलहाल कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें ये मंजूरी मिली है कि तारीख पर ये स्कूल खोले जाने हैं, जिसमें 10वीं और स्कूल खुलेंगे। साथ ही जो 1 से लेकर 9वीं तक जो स्कूल है बंद रखा जाएगा। फिलहाल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी होनी है। इसके बाद जो क्या कुछ गाइडलाइंस है उसको लेकर अभी तमाम सारी बातें निकल के सामने आनी है। और जो आप बता रहे हैं कि स्विमिंग पूल हैं, सिनेमा हॉल हैं और बाकी तमाम जो व्यवस्था है उनको जो है सरकार अब आगे बढ़ा रही है। यहाँ आज से इनकी ओपनिंग हो जाएगी, यहाँ खुल जाएंगे क्या?
बिल्कुल गार्डन हो या फिर सिनेमा घर हो, तमाम तरह की जो गतिविधियां थी वो खोलने की आज से तैयारी शुरू हो गई। ऐसे में सिनेमा घरों को लेकर जो एसओपी जारी हुई थी, जिसमें कहा जा सकता है जो 50% लोग सिनेमा घर जा सकते हैं। साथ ही सीटिंग व्यवस्थाओं को लेकर एक सीटिंग छोड़कर दूसरी सीटिंग पर बैठने की व्यवस्थाएं की जाएंगी। सोशल डिस्टेंस का पूरी तरीके से पालन होगा। साथ ही एक शो में तकरीबन दूसरा जो शो चलता है उसमें 20 से 30 मिनट का गैप रहना चाहिए। साथ ही जिस तरीके से देखा जाए टिकट की व्यवस्थाओं को लेकर ऑनलाइन व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही जो टिकट विंडो है वहां पर कहीं कोई टिकट नहीं लिया जा सकता। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं कोविड-19 को देखते हुए सरकार की तरफ से ली गई। तकरीबन बता दूं आपको 7 महीने हो गया है सिनेमाघरों को न खोले हुए। ऐसे में व्यापार की स्थिति उनकी भी काफी हालत नाजुक दिखती नजर आई थी और ऐसे में 5.0 की गाइडलाइंस आई है, उसमें सिनेमा घर आज से खोल दिए जाएंगे। जी, जो सिनेमा हॉल संचालक हैं, जो स्वामी हैं, उन लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया है प्रतीक? इन नियमों में और कुछ वो चाहते हैं कि कमी हो, इन नियमों में और ढील दी जाए, या फिर वो इन नियमों से संतुष्ट हैं? सुनील, 4.0 की जब गाइडलाइंस आई थी, जिसके बाद तमाम सारे जो गतिविधियां उधर पर खोली गई थी, तो साथ ही जिस तरीके से सिनेमाघरों को नहीं खोला गया था, उनकी नाराजगी भी देखने को मिली थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि हम लोगों का भी व्यापार है और ऐसे में सिनेमाघरों को भी छूट सरकार को देनी चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके अंदर भी रोष था। लेकिन जो सरकार की 5.0 की गाइडलाइन आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब ऐसे उनको लगता है कि जो भी अगर गतिविधियां खोलने के साथ साथ जो भी गाइडलाइंस दी है उनका पूरा पालन करेंगे। फिलहाल 50% भी अगर खुलता है तो कहीं ना कहीं उनका मुनाफा होगा। अगर लेकिन मैं अगर बात करूँ नई मूवीज को, उसको लेकर अभी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी है। पुरानी मूवी ही दिखाई जाएंगी फिलहाल, क्योंकि इसको लेकर भी गाइडलाइन है कि अभी नई मूवी रिलीज जो हुई है वो अभी इसको नहीं लगाई जाएंगी। तो तमाम तरह की जो गाइडलाइन है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं सिनेमा घर के मालिकों में खुशी की लहर है और ऐसे में कहा जा सकता है अब उनके सिनेमा घरों में भी रौनक नजर आने वाली है। यानी दिवाली से पहले उनको ज़रूर ये तोहफा मिल गया है कि नियमों के मुताबिक ही सही या 50% ही सही, लेकिन फिर से गुलजार हो जाएंगे, फिर से रोशन हो जाएंगे सिनेमा हॉल। बिल्कुल सुनील, तकरीबन 7 महीना गुजर चुका है और ऐसे में जहाँ पे चाहे फिर पर्यटक स्थल हो, तमाम बाजार में और चाहे दुकानों का समय हम्म। के बाद से लगातार सारी चीजों को खोला गया। हालांकि संक्रमण का दौर है और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के साथ भी थी, जिसको लेकर ये काफी बड़ा निर्णय लेना एक बड़ी बात थी। और ऐसे में 5.0 की गाइडलाइन इधर सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके तहत अब घोषणा सरकार का बेहद जरूरी था। ऐसे में उसमें पूरी गाइडलाइंस की व्यवस्था, डिस्टेंस का पालन हो या मास्क का प्रयोग हो, ये सारी चीजों को साफ तौर पर कहा गया है। ऐसे में उनकी आज पूरी नगरों में पूरी तैयारी तरीके से कर ली गई है। फिलहाल देखा जाए तो अब सारी गतिविधियों को खोलने की तैयारी उत्तराखंड में कर दी गई है। लिहाजा इसके की बस सतर्कता बरतें और जो भी मास्क का प्रयोग या प्रयोग नहीं करता उन पर कल कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो नए नियमों के मुताबिक आपको ये बता दें कि तमाम जो अब तक कड़ाई की जा रही थी नियमों में, उनमें ढिलाई दी गई है और सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल के साथ ही आप गार्डन भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको अब छूट मिल गई है। लेकिन स्कूलों कॉलेजों की अगर बात की जाए तो वो 1 तारीख से, यानी ये 1 नवंबर से ही खोले जाएंगे। ये उत्तराखंड सरकार ने फैसला किया कैबिनेट की बैठक में। और अगली खबर का रुख करेंगे। अब बात हो गई मध्य प्रदेश की। जी हाँ, मुरैना की दिमनी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रविंद्र तोमर के भाई भूपेंद्र तोमर पर सिहोनिया थाना प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने जानलेवा हमला किया है, जिस पर कांग्रेस ने मुद्दा इसे बनाते हुए कहा कि उपचुनाव में खुलेआम हो रही प्रशासन की आड़ में गुंडागर्दी का उन्होंने विरोध किया और इस मामले में कार्रवाई की बात कही। हालांकि आपको ये भी बता दें, इस पूरे मामले में जो खबर है वो ये कि थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के भाई पर जानलेवा हमला किया गया। उसकी हालत बेहद नाजुक बताई गई कि उसको लहूलुहान कर दिया गया। कांग्रेस प्रत्याशी के भाई के साथ मारपीट हुई। मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और ऐसे में अब गुंडागर्दी भी हावी हो गई है। अब तक आपने ट्विटर बार देखा होगा या फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ जुबानी वार देखा होगा, जुबानी हमला देखा होगा, लेकिन अब इस चुनाव में जानलेवा हमला भी होने लगे हैं। मध्य प्रदेश का उपचुनाव न जाने क्या क्या और रंग दिखाने वाला है। ये मुरैना के दिमनी विधानसभा क्षेत्र का वाकया है, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी के भाई पर जानलेवा हमला हुआ और ये हमला किसी और ने नहीं, खाकी ने किया है। जी हां, थाना अध्यक्ष पर आरोप लगा कि थाना अध्यक्ष ने प्रशासन की मिलीभगत के चलते, शासन की मिलीभगत के चलते कांग्रेस प्रत्याशी के भाई पर जानलेवा हमला कर दिया।
हालांकि इस मामले में कितनी सच्चाई है, क्या है, ये जांच का विषय है, जांच की जा रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। मुरैना की दिवनी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र तोमर के भाई भूपेंद्र तोमर पर सिहोनिया थाना प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने जानलेवा हमला किया है, जिस पर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाते हुए उपचुनाव में खुलेआम हो रही प्रशासन की गुंडागर्दी का विरोध कर कार्रवाई की मांग की है। मुरैना की दिमनी विधानसभा का ये पूरा वाकया, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी के भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। ऐसे में कांग्रेस ने कहा है कि प्रशासन जो है पूरी तरीके से सरकार के आदेश पर काम कर रहा है, निर्वाचन आयोग हमारी सुन नहीं रहा है। ये तस्वीरें देखिए। हालांकि कोरोना नियमों के बीच इस बार का चुनाव, लेकिन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती कि कैसे इस चुनाव को संपन्न ठीक से कराया जाए। अब इस बीच एक और बड़ा मसला ये आता है कि जहां राजनीतिक दल के लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस ने भी अपना कर्तव्य निभाया है, खाकी ने अपना रौब दिखाया है। थाना प्रभारी की अगर बात की जाए, थाना प्रभारी जो कि सिहोनिया थाना प्रभारी हैं जितेंद्र शर्मा, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। भूपेंद्र तोमर इनका नाम बताया जा रहा है, जिनको लहूलुहान किया गया। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रविंद्र तोमर और उनके भाई भूपेंद्र तोमर पर सिहोनिया थाना प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने जानलेवा हमला किया है। यह आरोप सीधे तौर पर लगा है। तो मध्य प्रदेश का ये पूरा वाकया, उपचुनाव में देखिए खूनी संघर्ष देखने को मिला। मुरैना की दिमनी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र तोमर के भाई भूपेंद्र तोमर पर सिहोनिया थाना प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने जानलेवा हमला किया है, जिस पर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया है और सीधे तौर पर शिकायत की है। कहा है कि उपचुनाव की आड़ में खुलेआम प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है, विरोध किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। साथ ही आपको यह भी बताते चलें, इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। कार्रवाई की मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाए। हालांकि संज्ञान में लिया, इस पूरे वाकये को संज्ञान में लेते हुए थाना अध्यक्ष का तत्काल प्रभाव से वहां से उसे सस्पेंड किया गया है। थाना प्रभारी जितेंद्र शर्मा पर आरोप लगा कि उन्होंने कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके भाई पर जानलेवा हमला बोला। शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शैलेंद्र, अब तक हमने ट्विटर वार देखा था, जुबानी वार देखा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ तमाम सारी ऐसी चीज़ें देखी जो कि शायद अक्सर करके चुनावों में देखने को मिलती हैं। लेकिन अब तो खूनी संघर्ष होने लगा। अब तो यहाँ पर ये पूरा वाकया जो है वो उपचुनाव जो है लहूलुहान होता नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी के भाई को खुद थाना अध्यक्ष बुरी तरह पीटता है। बात करें प्रत्याशी की, चूंकि प्रत्याशी जिम्मेदारी पूरे क्षेत्र की लेता है और क्षेत्र के साथ साथ आरोपों की हम बात करें तो आरोपों में साफ तौर पे ये सामने आता है कि जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी से हमने बात की और जाना तो उन्होंने बताया कि थाने प्रभारी द्वारा हमारे ऊपर ये आरोप लगाए गए, मन दवाई लगा के ये आरोप लगाया। साफ तौर पे ये तौर पे यहाँ पर देखें तो प्रशासन का उपयोग के आरोप लग रहा है, जबकि वे आचार संहिता में ये तौर पर जो भी चुनाव प्रशासन का निष्पक्ष काम करना होता है, सत्ता के पक्ष से या कोई काम नहीं करते, इसके सामने आते। हमारे साथ मौजूद भी है बीएसपी से सोहेलाल कुशवाहा मौजूद है, यहाँ के सारे जो प्रत्याशी हैं थर्ड पॉइंट से हैं और यहाँ पूछो भी बीएसपी की कई जगह, तो इन चीजों को कहीं ना कहीं जनता और लोग नकारते नजर आ रहे हैं। वजह क्या थी शैलेंद्र, क्यों आखिर ऐसी नौबत आई कि थाना प्रभारी ने कांग्रेस के प्रत्याशी के भाई पर
इस तरह से हमला किया, और अपडेट क्या है? क्या सस्पेंड किया गया थाना प्रभारी को? जी बिल्कुल, सस्पेंड के साथ साथ कार्रवाई जैसी शिकायत आई और दूसरी ओर हम देखें। ठीक है, वीडियो जिस मैं तरह से रोकूंगा शैलेंद्र। इस वक्त हमारे साथ रविंद्र तोमर जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जिनके भाई की पिटाई हुई है, वो खुद इस वक्त मौजूद है। तोमर साहब, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ जी कि ये जो कृत्य हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये षड्यंत्र के तहत है, और इस केस की सीबीआई जांच हो जाए तो मैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये भाजपा प्रत्याशी गिरिराज दंडोतिया ने प्री प्लान, थाना प्रभारी सोनिया उनके रिश्तेदार हैं जितेंद्र शर्मा, और उनसे प्री प्लान इसलिए ये करवाया कि हमने उनकी 5-7 दिन पहले निर्वाचन आयोग में शिकायत कर दी थी, और वो केस पूरा जो है एसपी कलेक्टर के नॉलेज में था, और उस वक्त अगर उसको हटा दिया जाता थाने से तो ये घटना नहीं होती। ये केवल प्लानिंग के तहत उसको वहां रखा गया ताकि इस घटना को अंजाम दिया जाए, और जानलेवा हमला किया। और मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, क्यों हमला किया है? क्या वजह क्या है रविंद्र जी? और इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हुई या नहीं अभी तक? जी, क्यों हमला किया गया? क्यों आपके भाई की पिटाई की गई? मैं कह रहा हूँ ना, चुनाव का एक तो हार का डर सता रहा है, दूसरी बात ये कि साजिश इसलिए की गई कि हमने निर्वाचन आयोग में जितेंद्र शर्मा जो थाना प्रभारी सोनिया है, और वहाँ का संबंधित प्रशासन जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभाव के कारण गिरिराज दंडोतिया ने मंत्री का रसूख दिखा करके अपने ठीक है, आप देखिए, आप थाने में, ठीक है, उसमें ये जितेंद्र शर्मा भी शामिल था। रविंद्र जी, आपको जिम्मेदारी मिली है, आप एक पार्टी के प्रतिनिधि हैं, वहां चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस के टिकट पर। आपका अगर आप कहीं कोई दिक्कत दिखती है तो सीधे तौर पर निर्वाचन आयोग में शिकायत करेंगे, लेकिन क्या इसी क्या रिटर्न में है हमारे पास, मैंने 5-7 दिन पहले उसकी शिकायत की है। ठीक है रविंद्र जी, क्या इसी द्वेष से मारपीट की गई आपके भाई के साथ? अवैध हथियार उसके थाने में जो गाड़ी DP 32 नंबर की जो पाई गई उसका वीडियो वायरल हुआ है, उसमें अवैध हथियार भी रखे थे, उसमें एक 12 बोर की बंदूक रखी थी, तमंचा रखा हुआ था, और उसमें वो कारतूस रखे हुए थे। अगर हम समय से नहीं पहुंचते तो उनकी योजना थी कि उसको वो अवैध हथियार और गाड़ी उसके उसमें लगा करके उसको जेल भेजने की योजना थी। साजिश थी, उसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र को अगर सही तरीके से उसको खंगाला जाए तो वो षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा। थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई हुई या नहीं अभी? थाना अध्यक्ष पे अभी उसको सस्पेंशन आदेश तो कल ही कर दिया था, उस पर FIR भी हुई है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो 307 का मामला है, जानलेवा हमला हुआ, इसलिए वो जब तक 307 कायम नहीं होगी हम लोग मतलब जो है उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे। तो किस तरह से, क्या आप विरोध कर रहे हैं या फिर आप प्रचार में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? देखिए ऐसा है कि जनमानस के दिमाग में ये चीज चली गई कि ये बहुत ही मतलब एक षड्यंत्र के तहत जो ये घटनाक्रम किया गया है, हमारे भाई पे जानलेवा हमला किया, उसको गलत तरीके से एक भले मतलब व्यक्ति को इस प्रकार से अगर षड्यंत्र। रविंद्र जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र पाराशर वो भी लगातार बने हुए हैं, और उनके साथ भी कुछ लोग हैं जो वहां मौजूद हैं। जरा आप लाइन पर रहिएगा और पता करते हैं कि वहां क्या कुछ धरातल पर क्या कुछ माजरा है। आप बता रहे हैं, हालांकि कुछ लोग भी हैं जो बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है। शैलेंद्र, कुछ लोग आपके साथ भी मौजूद हैं? BSP से हैं, यहाँ BSP के भी यहाँ पर पूर्व में यहाँ पर रहा विधायक रहे। BSP से सोहेलाल कुशवाहा हमारे साथ मौजूद है। किस नजरिए से, जिस तरह से कांग्रेस BJP आरोप लगा रही है कि गुंडागर्दी वाला माहौल हो रहा है, और अभी कांग्रेस प्रत्याशी की जिस तरह भाई के साथ मारपीट हो, किस दृष्टि से आप देखते हैं उसको? असल में क्या है कि बीजेपी कांग्रेस में जो हो रहा है ना, बीजेपी गुंडागर्दी, बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, और न लोकतांत्रिक तरीके से उसकी सरकार बनी। वो तो क्या है, छल कपट धोखा बेईमानी से काम करने वाली जो विधि है उस पर आना चाहती है। आज ये सरकार चल रही है, पैसे के बल पर सरकार को गिरा दिया है, दूसरे प्रदेशों में सरकार को अस्थिर करना। बीजेपी लोकतंत्र खत्म करने की ओर जा रही है, लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। बिल्कुल सुनील जी, आप सुन सकते हैं किस तरह से BSP प्रत्याशी और साथ साथ में हम देखें तो बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं गुंडागर्दी और स्थानीय प्रशासन को मैनेज करने वाली बात। जनता से भी अगर आप बोले तो प्रतिक्रिया हम दे सकते हैं कि क्योंकि काफी भीड़ है, काफी लोग हैं, अपने अपने पक्ष रखना चाह रहे हैं, तो इसमें देखने में आएगा। क्या आपको लगता है कि किस तरीके से ये वाकई यहाँ पर इस तरह की स्थिति, गुंडागर्दी का जो माहौल और प्रशासन को लेकर थाना प्रभारी पे जिस तरह पुलिस पर आरोप लगा, कहाँ तक आप सही समझते हैं?
हमारा तो ये है कि पूरे थानों में जितने चौरा क्षेत्र में थाने पड़ते हैं तो वहाँ बीजेपी ने जो अपने आदमी है, चाहे ठाकुर हो चाहे कोई भी हो, जो अपना आदमी है वही वहाँ और पूरे बातें स्वयं करके और अपने लोग लाए हैं, तो वो वहाँ हर आदमी को परेशान कर रहे हैं। नहीं, जातिगत बात नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव का मुद्दा हो, ये चीज हम बोल भी नहीं सकते। दूसरी ओर हम बात करें गुंडागर्दी की, तो गुंडागर्दी क्या प्रशासन से मिलकर हो रही है? प्रशासन से मिलकर। सुनील जी, आरोप लग रहे हैं प्रशासन पे, जिस तरह सत्ता जी आप समझाने युवा हैं, यहाँ के क्षेत्रीय हमारे यहाँ पे जितना भी मैं देख रहा हूँ बीजेपी ने इतनी हालत खराब करके रखी है। पहले तो जो रेत के ट्रैक्टर वगैरह चलते थे शायद वो रात में निकालते थे, दुबका चोरी कभी कभार निकलते थे। कभी मैंने देखा था कि एक तहसीलदार थे यहाँ पे, उनने कई बार धरपकड़ की, लेकिन इस समय थाने के सामने से दिन दहाड़े रेत की ट्रॉलियां निकल रही हैं, अवैध शराब निकल रही है, हथियारों की तस्करी। कल आपने देखा होगा 10 पिस्टल के साथ में किन्नौनी का लड़का पकड़ में आया, वो अंतर्राज्यीय बदमाश सब ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं। किसी का डर नहीं है क्योंकि सपोर्ट है उनके ऊपर, नेताओं के हाथ रखे हुए हैं। बीजेपी के खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है और उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी बात से। सुनील जी तो समझ सकते हैं इसकी तमाम अगर बातों पर गौर किए जाए तो यहाँ पर अवैध खनन के रविंद्र सिंह तोमर भी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, रविंद्र जी सुना आपने? रविंद्र जी आपने सुना कि लोग क्या कह रहे हैं कि खुलेआम बीजेपी की गुंडागर्दी चल रही है? खुलेआम चल रही है, वो दिख रहा है, वो सामने दिख रहा है। अब इससे ज्यादा और क्या देखना चाहते? इससे ज्यादा और क्या देखना चाहते? कल अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हो उसका, हमारे जो भाई का कुंवर भूपेंद्र सिंह का, और मौके पे जिन लोगों ने देखा है वो इतना विभत्स घटना मतलब दृश्य था कि जिसको देख करके किसी की भी रूह कांप जाएगी। बिल्कुल, मतलब एक अपराधी को भी इस तरह से। ठीक है, देखिए आप इस मामले में पीड़ित हैं और जाहिर सी बात है आपकी बात पहले रखी गई, आपसे पूछा गया कि क्या कुछ वाकया हुआ, आपने बताया कि षड्यंत्र के तहत ये सारी चीजें हुई हैं। बीजेपी की भी प्रतिक्रिया लेंगे कि आप बता रहे हैं कि इस तरह से बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत ये सारी चीजें कराई हैं, वो क्या सफाई पेश करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रविंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, बाकी क्षेत्र के लोगों से और समझने की कोशिश करिए कि इस चुनाव को लेकर क्या सिर्फ इस तरह की स्थिति है या फिर वाकई में विकास के मुद्दे कहीं खो से गए हैं? बाकी लोग जो पीछे खड़े मैं चाहूंगा वो भी मतलब आगे आए, प्रतिक्रिया रखें। आप लोग थोड़ा सा आपसे हम जाने की खेत की स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या होगी। एक मिनट आप आगे आ जाइए, कैमरे के पीछे कोई भी खड़ा ना हो क्योंकि समय कम है और देश को पूरे जनता जान रहे हैं। एक मिनट आप, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्षेत्र में ये माहौल आप लंबे समय से देख रहे हो, तो कैसा ये माहौल है? ये दबंगियाई का क्षेत्र अब चूंकि दूर हो गया, डिजिटल दौर है, सुविधा भी है, तो आप इसको दबंगियाई के तौर पर कैसे देखते हैं? क्षेत्र में अभी भी दबंगियाई चलती है और जनता पर दबाव बनाने का एक तरीका है, वही वो तो बना है और मारपीट करके थोड़ी जनता समझदार है, कोई किसी से नहीं है। और ये उनका तो एक आकांक्षा है, अधिकार है और है ना, जिले में उनकी कोई सीटें नहीं निकल रही हैं। प्रशासन लगा दे या कुछ कर दे, प्रशासन क्या करेगा? 2-4 हजार से होता है, 1000-2000 से तो हराजी का हो जाता। तो सुनील जी आप समझ सकते हैं कि क्षेत्र में जिस तरह से आरोप लग रहा हो प्रशासन की दम पर चुनाव न जीतने वाली कवायद, जनता समझदार है, लेकिन हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेंगे, ना ही किसी लोगों का। लेकिन लोगों की अगर हम माने तो यहाँ पर अवैध खनन जैसे मामले और शैलेंद्र एक सुझाव और उसके बाद फिर ये समझने की कोशिश करना कि इस क्षेत्र में क्या क्या बड़ी समस्याएं हैं, क्या क्या बड़ी दिक्कतें हैं। हालांकि इतना समय भी नहीं है, लेकिन एक सुझाव जरूर है शैलेंद्र कि जब भी आप ऐसे लोगों के बीच में जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ चेहरे पर मास्क लगाएं और बाकी लोगों से भी कहें कि वो भी मास्क लगाएं, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है मध्य प्रदेश में। उपचुनाव का माहौल जरूर गर्म है, लेकिन आप जोश में ना आए शैलेंद्र, आप थोड़ा सा सावधानी बरतें क्योंकि आपकी सुरक्षा, खुद की सुरक्षा बहुत जरूरी भी है। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक 5 के तहत अपने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि नए आदेश में भी मंदिरों और स्कूलों के खोले जाने को अनुमति नहीं दी गई है। मेट्रो सेवाओं को 15 अक्टूबर यानी कि आज से शुरू कर दिया गया है। साथ ही सरकारी और निजी लाइब्रेरी भी खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि देश के कई अन्य राज्यों में कड़े नियमों के साथ सिनेमा हॉल खोलने जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अभी इस पर पाबंदी लगी हुई है। साथ ही स्कूलों और शैक्षणिक स्थानों पर भी पाबंदी लगी हुई है और अनलॉक
के नए गाइडलाइन में भी इस पर फिर से खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि आपको बता दें कि अध्यापक 50% क्षमता के साथ स्कूल अटेंड कर सकेंगे। हालांकि राज्य सरकार ने कल यानी कि सीधे तौर पर आज यानी कि 15 अक्टूबर से मेट्रो की सेवा फिर से शुरू करने का फैसला किया है और इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। शहरी विकास विभाग की ओर से ये दिशा निर्देश जारी किए गए। सरकार ने सरकार और निजी लाइब्रेरी को खोलने का फैसला किया है और ये आज से खुल जाएंगे, आज से शुरू हो जाएंगे। सरकार ने स्थानीय साप्ताहिक बाजार खोलने की भी अनुमति दे दी है, इनको भी खोलने पर फैसला बन गया है। हालांकि कंटेनमेंट जोन पर पाबंदी जारी रहेगी और बाजार इस जोन के बाहर ही खोले जा सकेंगे। उद्धव ठाकरे सरकार ने दुकानों के खोले जाने के समय तय कर दिए हैं और अब यह समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक के लिए लागू रहेगा। आपको बता दें कि राज्य में B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी भी कल से खुलने की बात कही जा रही थी कि लगातार ये 14 अक्टूबर को जो मंथन हुआ उसमें ये था कि 15 अक्टूबर से खुलने की तैयारी है। जाहिर तौर पर अनलॉक 5 के तहत महाराष्ट्र में कुछ छूट जरूर मिली है। ऐसे में आपको बता दें कि मेट्रो सेवा सिनेमा हॉल को खोलने पर मंजूरी मिली है। मंदिर और स्कूल अभी भी नहीं खुलेंगे। के बीच महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक 5 के तहत अपने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि नए आदेश में मंदिर और स्कूलों को खोले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। मेट्रो सेवाओं को आज से शुरू कर दिया गया है। साथ ही सरकारी और निजी लाइब्रेरी भी खोले जाने पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि कड़े दिशा निर्देशों के बीच सिनेमा हॉल जो है खुलने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी हालांकि पाबंदी की बात जरूर सामने आई है। स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों पर अभी भी पाबंदी रहेगी। अनलॉक के नए गाइडलाइन में इसके लिए खोलने पर किसी तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है। मुंबई लिए चलेंगे, मुरारी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुरारी, अनलॉक 5 में अब सरकार ने भी मंथन किया और उसके बाद अनलॉक 5 के जो नियम हैं उनको लागू करने का फैसला किया। मेट्रो सेवा शुरू हो गई, बाकी हालांकि अभी भी कड़ाई बरती जा रही है महाराष्ट्र में। जी सुनील जी, बिल्कुल सही कहना है। काफी जद्दोजहद के बाद मेट्रो सेवा महाराष्ट्र सरकार चालू करने का निर्णय लिया है। लेकिन सबसे पहले दर्शकों को ये बता दें कि मेट्रो सेवा आज से शुरू होने वाली थी, लेकिन मेट्रो महाराष्ट्र सरकार से इनका समझाना है क्योंकि हर स्टेशन पर टाइमिंग मशीन और सारे सिस्टम, यही वजह है कि मेट्रो ने 8:20 वाली लोकल जो है कि मेट्रो ट्रेन चलाएगी। 2 दिनों तक सारे रेलवे स्टेशन पर जो वहाँ के CCTV थे उनकी देख रेख, सैनिटाइजिंग की जो मशीन होती है वो टिकट काउंटर पर किस तरीके की व्यवस्था की जाए, इन सब चीजों को लेकर मेट्रो ने अपना काम शुरू कर दिया है। 48 घंटे के अंदर मेट्रो जो है महाराष्ट्र सरकार को रिपोर्ट देगी, जिसके बाद मेट्रो सेवा बहाल की जाएगी। अगर अनलॉक 5 की बात करें तो अनलॉक 5 में यहाँ लोगों को उम्मीद थी, जिस तरीके से लगातार बीजेपी और तमाम पार्टियां जो है मंदिर खुलवाने को लेकर लगातार महाराष्ट्र सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन कर रही है। जैसे विधायक मंदिर के बाहर कल के दिन घमासान मचा हुआ था। ऐसे में मंदिर खोलने का निर्णय नहीं हुआ है, जिसे लेकर के बीजेपी सहित महाराष्ट्र में जो संत समाज है उनमें काफी आक्रोश है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मुरारी। और राजधानी लाइव में इतना ही। नमस्कार।